Hello friends, we are studying chapter 5th of our class 9th Science and CRT, that is the fundamental unit of life or the cell. In the previous lecture, we studied about prokaryotic eukaryotic organisms and about cytoplasm. Continuing further, now we will study about components of the cell in cytoplasm. We studied that within the cell membrane there are two things. One is cytoplasm and other is nucleus. We have studied about the nucleus and we have studied about the cytoplasm, and cell organelles are present in cytoplasm. So now we are studying cell organelles. तो हमने शुरुआत के जो लेक्चर्स थे उसमें सेल ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा बात किया था. तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर, एक एनालॉजी से समझते हैं कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक स्पेसिफिक फंक्शन करना है उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन दिया हुआ है. जैसे रेस्पिरेशन करना है तो उसके लिए लंग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नोज से लेके लंग्स के एल्वेलाई तक ये है. अगर हमको डाइजेशन करना है फूड का तो डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है. अगर इन्वायरमेंट सेंस करना है और स्टिमुलाई को रिसीव करना है या स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है तो उसके लिए नर्वस सिस्टम है. और डिजीजेस से लड़ने के लिए हमारे पास इम्यून सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है रिप्रोडक्शन के लिए. तो हर एक फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक सिस्टम है. वैसे ही सेल के अंदर भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं. तो उसको क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. तो सेल ऑर्गेनेल्स आर स्ट्रक्चर विद इन द सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस. अब हमने डिफरेंस पढ़ा था पिछले लेक्चर में प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक. प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक में मेन डिफरेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का. जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वो है यूकार्योटिक, वो एडवांस फीचर है. और जिसमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है और उसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और न्यूक्लियस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है बिना किसी डिमार्केशन के. तो वो क्या होता है? प्रोकार्योटिक सेल. अब एक और डिफरेंस आता है मेजर कि यूकार्योटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है. और प्रोकार्योटिक्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. तो प्रोकार्योटिक्स में जो एक ही सेल ऑर्गेनल मेनली होता है वो होता है राइबोसोम. राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनल जो दोनों में पाया जाता है, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक. और वो मेम्ब्रेनलेस होता है. मेम्ब्रेनलेस होता है इसीलिए वो प्रोकार्योटिक में पाया जाता है. अब क्यों नहीं पाया जाता प्रोकार्योटिक में? क्योंकि प्रोकार्योटिक का ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो थोड़ा सिंपल है और उनका जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स से, सिंपल स्ट्रक्चर्स से हो जाता है, ठीक है. जैसे उनको अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो पिगमेंट सेल में एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं और सेल ऑर्गेनल में नहीं रहते हैं, वो एक जगह पिगमेंट कहीं अटैच हो जाते हैं और वो फिर वहां से फोटोसिंथेसिस होता है. लेकिन यूकार्योटिक में ये फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. यूकार्योटिक ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. तो उसके लिए सेल को क्या करना पड़ता है? हर एक फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अलग स्ट्रक्चर चाहिए. तो अगर कुछ अलग स्ट्रक्चर चाहिए, स्पेसिफिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बाउंड्री के अंदर होता है कि वो दूसरे एक्टिविटी से मिक्स ना हो. दूसरे एक्टिविटी का प्रोडक्ट या दूसरे एक्टिविटी का जो रिएक्टेंट है वो दोनों आपस में मिक्स ना हो तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी. तो मिक्स ना हो इसीलिए उसको एक अलग बाउंड्री के अंदर वो फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है. तो ये हो गया सेल ऑर्गेनल के बारे में कि सेल ऑर्गेनल क्यों मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यूकार्योटिक में क्यों कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. तो अब हम बात करेंगे आगे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स की. सो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, mitochondria, plastids. There are many more, like you can say centriole, vacuoles, okay. But at this point of time it is not necessary for you. So important ones are written here and we will study about it one by one. So first we will take endoplasmic reticulum. So we have studied about nucleus, okay. So talking about the structure of first endoplasmic reticulum, we have to understand in context of the nucleus. So let's see here. As you can see, this is the nucleus, okay. This is a double membrane, one membrane, inner membrane. This is the inner membrane of nucleus, this is the outer membrane of nucleus, okay. And if you can see here, this is the pore. This is, what is this? This is nuclear pore,
pore. As you can see, there are many pores. This one, this, and this. Okay. Now, ER are a large network of membrane-bound tubules. ER is a membrane-bound organelle and comprised of tubules or vesicles. Okay. ठीक है. तो जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. जैसे आप देख सकते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इससे ये ER कंटिन्यूअस है, मतलब इसी से अटैच्ड है. ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये इसके ट्यूब्यूल्स हैं. ठीक है, वेसिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे ये ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है. वो ट्यूब्यूल्स मतलब ऐसे पैकेट सैक के फॉर्म में निकलते हैं और गोल्जी बॉडी तक पहुंचते हैं. तो जो मेम्ब्रेन है, पहला तो हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है. लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स. ये एज यू कैन सी दिस इज अ लार्ज नेटवर्क अराउंड न्यूक्लियस. Okay, it is ER is continuous with the outer membrane of the nucleus. As you can see, this is the outer membrane of nucleus and ER is attached to this. Okay, the membrane of ER is similar in structure to the plasma membrane. एक बात यहाँ नोट करने की है कि जो किसी भी स्ट्रक्चर का मेम्ब्रेन हो वो यूनिवर्सली कैसे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा. कुछ चीज़ें वही होती है, जैसे प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, बस उनका अमाउंट वेरी कर सकता है ऑर्गन टू ऑर्गन, सेल टू सेल, और सेल के अंदर ऑर्गेनल्स के अंदर भी वो वेरी कर सकता है. किसी भी मेम्ब्रेन का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस उनके अंदर कंपोनेंट का अमाउंट वेरी कर सकता है. ओके, हमने ये पढ़ा. अब ER होते हैं दो तरह के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स एंड इट इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस एंड इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, अब ER दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रेड स्पॉट जो बना है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो, अगर आप उसको व्यू करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर किसी सेल को और उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा ये बीड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, बीड लाइक. तो उसका सरफेस दिखता कैसा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कि रफ सरफेस है, तो इसीलिए इट इज नेम्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस, इट कैरी प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल. सो लाइकवाइज तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम है सरफेस पे, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का. ठीक है, और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, सरफेस रफ नहीं है, तो उनको सिंपली क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER. तो जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस. और जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस. ठीक है, अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, और यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है? प्रोटीन और लिपिड. तो इससे ये पता चलता है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन मटेरियल. सेल मेम्ब्रेन के मटेरियल का फॉर्मेशन करता है किसका? प्रोटीन और लिपिड का. ठीक है, तो इसमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स या मेन फॉस्फोलिपिड होता है. लिपिड में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड. तो कुछ जो जितना ये प्रोटीन्स बनाते हैं, बहुत कैटेगरी के बनाते हैं, इसमें से कुछ किसमें हेल्प करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब, जेनेसिस मतलब बनाना. ठीक है, और बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम का भी फंक्शन करते हैं. जैसे एंजाइम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को फास्ट करता है. जैसे कि कोई रिएक्शन है X से Y तक. ठीक है, X से Y कोई रिएक्शन है. अब क्या है? X से Y रिएक्शन अब ये होता है मान लो 20 मिनट्स में, लेकिन मैं एक एंजाइम डाल दिया. एंजाइम तो वो क्या करता है? इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा तो X से Y जल्दी बन जाएगा, लेट्स से 1 मिनट में. ठीक है, तो एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करता है. ठीक है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है. कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो कि किसी भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन को या तो फास्ट करे या स्लो करे. तो एंजाइम ऐसे
होते हैं कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को फास्ट करें। स्लो भी इंजाइम होते हैं जो इंजाइम किसी रिएक्शन को स्लो कर दे, लेकिन फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस पहले हमने पढ़ा है। प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है और लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब प्रोटीन और लिपिड बनाता है तो सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, प्रोटीन और लिपिड, तो सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अब एक्ट एज साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल स्ट्रक्चर। अब सेल का जो भी स्ट्रक्चर, सेल के अंदर जितने भी कंटेंट है वो लाई करते हैं लिक्विड में, फ्लूइड में, तो उसमें उनको क्या देता है, एक साइटोस्केलेटन मजबूती देता है, फ्रेमवर्क देता है। जैसे साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन मीन्स टू गिव सपोर्ट। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि बोन्स क्या काम करते हैं, बॉडी को सपोर्ट देते हैं, तो बोन्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। ठीक है, तो सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटल या साइटोस्केलेटन। तो किसका काम करता है, एक्ट एज साइटोस्केलेटन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल स्ट्रक्चर। अब एक और आता है डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे लीवर में, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम फूड खाते हैं तो उसका प्रोसेसिंग कहाँ होता है, प्रोसेसिंग सब है उसमें। जब न्यूट्रिएंट निकालते हैं, न्यूट्रिशन निकालते हैं, तो वो कौन मेन उसमें फंक्शन रोल प्ले करता है, लीवर। तो वो क्या करता है, लीवर में के जो सेल्स होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है ज़्यादा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। जो भी हम टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल खाते हैं तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल्स। ठीक है, तो फंक्शन एक हो गया डिटॉक्सिफिकेशन। अब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जैसे कि ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन्स के साथ कंटिन्यूअस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या करता है कि न्यूक्लियस से मटेरियल लेकर साइटोप्लाज्म में देता है या साइटोप्लाज्म से मटेरियल लेके न्यूक्लियस के अंदर। और कभी कभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी रहता है। तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस से लेके सीधा आउटसाइड सेल के भी भेज सकता है, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, तो वहां से वो सीधा सेल के आउटसाइड भी भेज सकता है। और या गोल्जी बॉडी को भी आगे भेजता है, गोल्जी अपैरेटस को, जिससे मॉडिफिकेशन हो पाए। और एक और इसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड साइट फॉर केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल एक्टिविटीज। जैसे कि आपने ये देखिए, ये इसका ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब इनर स्पेस, बायो में ल्यूमेन, LUMEN, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर का जो इनर स्पेस है वो जनरली क्या होता है, ल्यूमेन बोलते हैं। इनर स्पेस को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो जो इसका ल्यूमेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देख रहे हैं इसका मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो ल्यूमेन है वो क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शंस के लिए वो साइट प्रोवाइड करता है। तो ये इसका एक फंक्शन मेन है, प्रोवाइड साइट फॉर केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ओके, अब जैसे हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाउ वी विल स्टडी गोल्जी अपैरेटस देन लाइसोसोम्स। ओके, क्योंकि इन सब के फंक्शंस कनेक्टेड हैं। किसी भी मटेरियल को अगर सेल से बाहर जाना है या मैन्युफैक्चर होना है तो वो एक स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चर होता है। उस स्टेप में क्रूशियल रोल कौन से सेल ऑर्गेनेल प्ले करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और फिर लाइसोसोम्स। तो हमें ये वन बाय वन ये तीनों को हम पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस एंड लाइसोसोम्स। ओके, थैंक यू।